हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम फर्स्ट चैप्टर में आज करेंगे जल साफ करने की विधियाँ। पिछले लेक्चर में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, वो कारण जाने थे और वो विधियाँ भी जानी थी कि हम जल को बचाए कैसे रख सकते हैं। आज हम जल को साफ़ करने की, अगर कोई प्रदूषित जल है उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो उसकी जो अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जल साफ करने की विधियां कुछ मुख्य मुख्य है, 4-5 ही हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृतिक प्राकृतिक विधि। तो प्रकृति भी अपने आप अपनी जो संसाधन हैं या प्रकृति द्वारा जो भी बनाई गई वस्तुएं हैं, प्रकृति उनको ठीक ठाक रखने की कोशिश हमेशा से करती आई है। तो कुछ जल तो प्रकृति अपने आप साफ कर देती है। कैसे कि जो शुद्ध जल होता है, जो नदियों का है या कोई और झील वगैरह है, तो उसमें अगर किसी कारणवश कोई गंदगी या कोई प्राकृतिक गंदगी जिसको प्रकृति धीरे धीरे नष्ट कर सकती है, ऐसी गंदगी अगर उसमें गिर गई है तो प्रकृति धीरे धीरे उसको समाप्त कर देगी, वहाँ से हटा देगी। तो प्रकृति कैसे साफ करती है कि कोई पेड़ पेड़ पौधे या गला सड़ा जो भी प्राकृतिक वेस्टेज है वो उसमें जल में गिर गया है, तो प्रकृति में जो जीव जंतु हैं वो उसको अपशिष्ट पदार्थ को धीरे धीरे खा जाएंगे, या जल में रहने वाली जो मछलियां हैं वो उसको खा जाएंगे और उसको वहाँ से समाप्त कर देंगी। या कुछ जीव जंतु अगर पानी में हैं तो सूर्य का प्रकाश भी उसको कुछ कणों को नष्ट कर देता है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करती है। तो जैसे हमने देखा होगा, जोहड़ में तालाब में हम पशुओं को ले जाते हैं, पशु उसमें अपना मल वगैरह अपशिष्ट पदार्थ डालते रहते हैं, मगर फिर उस जोड़ में रहने वाली जो मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, वो उसको नष्ट कर देते हैं और एक रूप से जो तालाब का पानी है वो साफ स्वच्छ बना रहता है। तो वह एक प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक कारक है जल साफ करने का। आगे नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे यांत्रिक विधि की। यांत्रिक का अर्थात जो यंत्र हम इस विधि में इस्तेमाल करते हैं, तो यंत्र क्या हो सकते हैं? छानना, छलनी के माध्यम से, या कुछ और चीज़ें भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 छानना। छानना आपने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही एक घरों में खासकर भाई हम पानी को छान लेते हैं। अगर उसमें कोई बाह्य अशुद्धि है, जो मोटे तौर पर उसमें कुछ कीट पतंगे या कोई कण या रेत मिट्टी के कण गिर गए हैं, तो हम उसको छान कर उस पानी को अलग कर सकते हैं। तो साफ इस मात्रा में कुछ हद तक हमें साफ पानी मिल जाता है। फिर है घड़ों द्वारा। घड़ों द्वारा कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। घड़ों द्वारा इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक घड़े रखे जाते हैं, 4-5। इसमें 2-3 छेद हम इधर कर देते हैं, इसमें भी इधर कर देंगे, इसमें भी इधर कर देंगे। तो इसमें हम डालेंगे साफ पानी। इस घड़े में हम साफ पानी डालेंगे। इसको हम कुछ कोयले के टुकड़ों से भर देंगे, कोयला। इसको हम रेत से भर देंगे, ये हम रेत से भर देंगे। और हम एक और यहाँ पर हम छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, जो बजरी हम कह सकते हैं, उससे हम भर देते हैं। तो जब इस घड़े में पानी आएगा तो उसका जो एक प्रकार से उसमें अशुद्धियां हैं, जो बाह्य अशुद्धियां हैं, जो मोटे तौर पर अशुद्धियां हैं, रेत के कण हैं या कोई और मच्छर मक्खी है उसमें गिरा हुआ है, तो वो सन जाएगा इस माध्यम से और इस घड़े में साफ जल हमें मिलेगा। यहाँ पर साफ की जगह हम अशुद्ध जल भी लिख सकते हैं, अशुद्ध जल। तो इस घड़े में हमें साफ पानी मिलेगा। तो ये घड़ों द्वारा है। ऐसे ही अगर ये तो थोड़ी मात्रा में था, अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में हमें जल को इसी विधि से साफ करना है तो हमें कोई ढलान नुमा जगह लेनी पड़ेगी। तो सबसे ऊपर हम एक टैंक बनाएंगे इस जगह पर। तो इसमें हम जो अशुद्ध जल है वो हम डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोटे कंकर पत्थर रखेंगे इस जगह पर।
यहाँ पर मोटे कंकर पत्थर रखेंगे। फिर हम यहाँ कुछ महीन बारीक कंकर पत्थर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर रेत का वो रखेंगे। फिर हम कुछ लोहे की या प्लास्टिक की कुछ जालीनुमा हम आकृति यहाँ पर बना देंगे, ताकि वो कंकर पत्थर है या रेत है वो इसमें से ना आगे जाए। तो जब ऊपर से ऐसुद जल डाला जाएगा तो जो मोटी ऐसुदियाँ हैं वो यहीं रुक जाएंगी, उससे मोटी यहाँ रुकेंगी, और जो उससे भी कम मात्रा की रह जाती हैं छोटे रूप में है वो इस रेत में रुक जाएंगी। तो हमें एक स्वच्छ जल नीचे के टैंक में मिल जाएगा। तो ये हमारी विधि है। ये एक बड़े स्तर पर और ये छोटे स्तर पर यूज होती है। तो यांत्रिक विधि में दो ही मुख्य हैं। घरों में ज़्यादातर जो छानना का प्रयोग होता है, या किसी छलनी से या कोई कपड़े से या महीन कपड़े से हम छानते हैं, तो छानना घरों में ज़्यादा यूज होता है। फिर आगे हम लिखेंगे भौतिक। भौतिक से आपने जाना भी होगा कि जल का वह रूप जो भौतिक अर्थों में हम जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे तापमान, उसका घनत्व या उसकी जो बनावट है, रंग है, स्वाद है, वो कैसा है, तो वो भौतिक संसाधन, भौतिक रूप है जल का। तो भौतिक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर 1, उबालना। घरों में यह भी यूज होता है कि जल में कुछ अशुद्धियाँ हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, मगर फिर भी वो सही नहीं है, तो हम उसको उबाल लेंगे। जो महीन जीवाणु होते हैं वो उबालने से नष्ट हो जाते हैं। तो यह एक सिंपल सी विधि है। उबालने के बाद एक और विधि है जिसको प्रयोगशालाओं में या बहुत ही जो प्रयोग का केंद्र हो रहा है जल का, या कोई केमिकल फैक्ट्री में उस जल का यूज हो रहा है, तो उसको हम वाष्पन करेंगे। वाष्पन का डेस्टिलेशन बोला जाता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो वाष्पन में हम क्या करते हैं, जल को उबालते हैं और जो भाप उसकी निकलती है उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो पहले जल को उबालेंगे तो उसकी जो भाप बनेगी उसको हम अलग से बर्तन में या बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। तो वो जो भाप से हमें जल मिला हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। तो इसके ये दो ही मुख्य विधियां थी भौतिक रूप की। और अंत में हम बात करते हैं रासायनिक, केमिकल मेथड क्या होता है। रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि में हमें जल में कुछ केमिकल मिलाने होते हैं और उसके द्वारा हम जल के जो कीटाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, तो उससे जल साफ हो जाता है। सबसे पहले रासायनिक में हम लिखेंगे नंबर 1, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जिसको लाल दवाई भी बोला जाता है। लाल दवाई जो लाल रंग की होती है, पानी में अगर हम थोड़ी सी मात्रा उसकी डाल देते हैं 1 या 2 कण, तो वह पूरे पानी को, अर्थात एक बाल्टी में हम अगर हम 1 उसका कण डालेंगे तो वो पूरा बाल्टी लाल कलर की हो जाएगी, उसका पानी का रंग लाल हो जाएगा। तो पोटासियम परमैंगनेट है, यह पानी में मौजूद जो जीवाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। तो यह काफ़ी मात्रा में जो वाटर सप्लाई, वाटर वर्क्स होते हैं जो शहरों व गाँव में होता है, जिसको हम पानी की डिग्गियाँ बोलते हैं एक आम भाषा में, उनमें इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो यह एक बहुत ही तेज़ केमिकल है जो पानी के कीटाणुओं को मार देता है। फिर है चूना। नंबर 2 पर हम लिखेंगे चूना। चूना भी एक कम शक्तिशाली एजेंट है जो जीवाणुओं को, जो रोगाणु हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो चूने की कुछ मात्रा, अगर हमारे पास 10 बाई 10 फुट की कोई पानी की टंकी है तो उसमें 1.5 किलो तक चूना हम यूज करते हैं। कई बार चूने की हम सफ़ेदी भी करते हैं, जिससे जो हानिकारक जीवाणु हैं वो पानी के नष्ट हो जाते हैं। तो आमतौर पर यह भी यूज करते हैं। नंबर 3 पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 3, ये 4 पॉइंट का 4 भाग है। नंबर 3 है क्लोरीन। क्लोरीन भी एक केमिकल एजेंट है जो पानी के रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो यह भी हम मिला सकते हैं रासायनिक विधि के अंतर्गत। फिर है एक और है, लास्ट है, यह है कॉपर सल्फाइड। यह एक केमिकल है जो रोगाणुओं को तो ख़त्म नहीं करता, मगर जो पानी में मौजूद वनस्पति है, जो भी छोटे छोटे पौधे पानी में काई वगैरह उगते हैं, तो उनको यह उगने नहीं देता या उनकी बढ़वार को वहीं पर रोक देता है। तो
जो वनस्पति है उसको ख़त्म करने के लिए यह यूज होता है कॉपर सल्फाइड। तो इसका प्रभाव जो जीव जंतु हैं उन पर नहीं होता, केवल वनस्पतियों पर ही यह प्रभाव होता है। तो हमने ये कुछ पानी को साफ़ करने की विधियां जानी। तो जो बड़े स्तर पर पानी को साफ़ करने की विधियां हैं वो रासायनिक विधि इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो इसका एक ड्रॉबैक यह है कि जो हम इसमें केमिकल मिला देते हैं वो पानी में ही मौजूद रहते हैं। तो इससे केमिकलों का दुष्प्रभाव कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे शरीर पर भी होता है। तो यह एक खतरनाक भी है, साथ के साथ एक बड़े स्तर पर हम अगर थोड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं तो यह ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही बात सीखनी होगी, समझनी होगी कि पानी को हम गंदा ही क्यों करें। अगर गंदा हो गया है तो उसको हम साफ़ कैसे करें ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पानी को हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, कम मात्रा में। और जो जो भी कूड़ा करकट जो भी हम पानी में डाल रहे हैं उससे बचें, पानी में ना डालें। तो जिससे हमारा जो वातावरण है वो भी सही रहेगा और जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से नोट करें और याद करें। थैंक यू।